साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 41वें एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं राजकोट के दो जाने माने व्यक्तित्व। पहले श्री मित्तल खेतानी जी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं तथा एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आई2आई मीडिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में सौराष्ट्र तथा गुजरात के हेड रह चुके हैं। वर्तमान में वे लैंड डेवलपर्स की तरह कार्यरत हैं तथा कवि, लेखक, लाइफ कोच एवं एडिटर भी हैं। आपने संपूर्ण विश्व के कई देशों में अनगिनत इवेंट्स आयोजित किए हैं। श्री मित्तल भाई करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रमुख हैं एवं भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के कई संस्थाओं जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड आदि में सदस्य भी हैं। वो कई बार उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं। आप कई धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं एवं 33 वर्ष की युवा आयु में उन्हें गार्डी अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। श्री मित्तल भाई, आपको स्वागत अभिनंदन है। दूसरे व्यक्तित्व हैं श्री धीरेन्द्र भाई कानाबार जी। आप एक जाने माने स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन अब व्यवसाय से संन्यास लेकर सिर्फ जन कल्याण के कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट संचालित सद्भावना वृद्धाश्रम एवं उससे जुड़ी संस्थाओं के आजीवन ट्रस्टी हैं एवं अपना आगे का जीवन सेवा कार्य को समर्पित कर चुके हैं। आपके मार्गदर्शन में मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट सद्भावना वृद्धाश्रम में आने वाले बुजुर्गों से बिना कोई पैसा लिए संपूर्ण देखभाल होती है। साथ ही यह ट्रस्ट लाखों पौधे रोपकर उन्हें वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल कर राजकोट एवं जामनगर के आसपास पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी कर रहा है। श्री धीरेन्द्र भाई, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की मध्यस्थता करने के लिए श्री रूपेश कुमार शर्मा जी को। श्री रूपेश जी अमेरिका स्थित कंपनी के लिए हिंदी के अनुवादक का कार्य कर रहे हैं। आपकी हिंदी अनुवादित पुस्तकें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी के छात्रों में लोकप्रिय है। श्री रूपेश जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मैं मित्तल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र नरवणे जी। आज के एक विशेष कार्यक्रम और एक आपने जो एक बेहतरीन शुरुआत की है ओएनजीसी और एक शाम देश के नाम ग्रुप के माध्यम से। आपका तो अखिल भारतीय ग्रुप है और मैं आपकी यूट्यूब चैनल भी देख रहा था। आपने बहुत सारे मानवता के विषय में, जीवदया के विषय में, प्राकृतिक खेती के विषय में और सभी की सेवा स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से कैसे की जाए उसको आपने वैज्ञानिक तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। रूपेश जी का भी अभिनंदन करता हूँ और सेवा के मेरे साथी मित्र धीरेन्द्र कानाबार, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप तो इतने सीनियर पोजीशन को शोभान्वित कर रहे हैं। ओएनजीसी अहमदाबाद के आप जनरल मैनेजर हैं, फिर भी इस तरह के आप अपने व्यस्त समय में से भी समय निकाल के इस तरह की जो सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में आप सहभागी और सद्भागी बन रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पर विशेषतः आनंद इस बात का है कि आज का आपने जो विषय चुना है, जीवदया एवं पर्यावरण, हैं कि पूरा हम जानते हैं कि जो पूरा विश्व है इसमें सिर्फ आदमी ही नहीं है, सिर्फ ह्यूमन नहीं है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स और स्पाइसीज हैं जो हमारे साथ ही उनका सहजीवन रहा है। और जहां तक हम जानते हैं, साइंस के माध्यम से भी जानते हैं कि हमारे पहले भी 15 लाख के करीब स्पाइसीज ऑलरेडी इस पृथ्वी पर निवास कर रहे थे। तो हमारे एक साधु महात्मा जी तो बोल रहे थे कि अगर पूछ नहीं होगी, पूछ मीन्स जो जानवरों को जो होती है पूछ, तो मूछ भी नहीं होगी। मूछ का मतलब आदमी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर हमको बचना है, अगर हमको स्वस्थ रहना है, हमको सुखी रहना है, तो हम सबको अबोध जीवों को बचाना पड़ेगा। यानी कि जीवों को बचाना पड़ेगा, जीवों के प्रति दया यानी कि कंपैशन रखनी पड़ेगी और उसी से ही पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। तो बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी। और हम तो कई बार बोलते हैं कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन सब की रक्षा होगी तो ही जन की सुखाकारी होगी। जैसे हम सबको विदित है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, बहुत सारे सुनामी भी आ रहे हैं,
ड्रॉप लाइक सिचुएशन, दुष्काल जिसको बोलते हैं, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि, बहुत कम बारिश का भी प्रॉब्लम कई कई जगह पे हो रहा है। और रिसेंटली जो हमने जिसका नाम भी नहीं सुना था कभी और कभी सोचा भी नहीं था, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, चिकन फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया और न जाने क्या क्या कौन कौन सी बीमारी। और अभी तो हम सबको मालूम कि पिछले 1.5 साल से एक कोरोना नाम की वैश्विक महामारी ने हम सबको जकड़ में रखा है। हमने बहुत सारे स्वजनों को गुमाया है, लाखों लोगों की जिंदगी इस बीमारी से गई है। और बहुत अभी भी ये सब वो लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के थर्ड वेव भी आएगा। तो मैं मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ये कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब हुई है, इकोसिस्टम हमारी डिस्टर्ब हुई है, हमारे बर्ड्स और एनिमल्स डिस्टर्ब हुए हैं, इसीलिए ये इस तरह की बीमारी आती आती रहती है। और आप सबको तो वैसे विदित ही है कि ये सभी बीमारी ज्यादातर ह्यूमंस को होती है। तो क्यों एनिमल्स को नहीं होती, क्यों बर्ड्स को नहीं होती? तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने कुछ गलती की है, परमात्मा का कोई गुनाह किया है। मैं सिर्फ स्पिरिचुअली बोलने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, बट साइंटिफिकली भी ये चीजें प्रूवन हो गई हैं। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि भाई चाइना में कुछ लेबोरेटरी में हुआ, न जाने क्या क्या। वो तो उसका तथ्य जब निकलेगा तब निकलेगा। बट कहीं ना कहीं ये जो पशुओं पे या पक्षियों पे जो हम अतिक्रमण करते हैं, उस पे अत्याचार करते हैं, जल संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं या जंगल का सर्वनाश करते हैं, और मीन्स की अबोल जीवों पे दया नहीं करते हैं, इसी का ये कहीं ना कहीं कुदरत हमको ये एक श्राप के रूप में ये वापिस आ रहा है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि अगर हमको बचना है तो अबोल जीवों के प्रति हम सबको दया करनी ही पड़ेगी। अगर कोरोना से फाइट करनी है तो मेरा तो ये स्पष्ट रूप से मानना है कि कोरोना के सामने करुणा, उसी से ही हम सब मिलके बच पाएंगे, वरना हम सबका बचना भी बहुत मुश्किल है। और मैंने पहले बताया कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चारों चीजों की रक्षा किस तरह से हो सकती है? तो मैं तो एक स्लोगन दूंगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये चीजें ऐसी हैं कि इन 3 R's वो उसी के माध्यम से हम जल को भी बचा पाएंगे, जंगल को भी बचा पाएंगे, जमीन को भी बचा पाएंगे और जानवर को भी बचा पाएंगे। रिड्यूस यानी कि जितने भी हमारे सोर्सेस हैं उसको हम कम से कम मात्रा में उसका उपयोग करें। रीयूज, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक हम सबको मालूम है कि अभी एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के आया है, तो उसका भी जितना भी रीयूज हो सके उतना हम करें। और रिसाइकल यानी कि एक ना एक चीज को उसको जितनी ज्यादा हम रिसाइकल कर पाए वो करने का हम सब साथ में मिलके प्रयत्न करें। और हम सबके लिए जो बिजली है उसका भी कम से कम उपयोग हम करें। और जितने भी ईंधन, हम सबको मालूम है पेट्रोल डीजल जो भी जो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, उसकी वजह से उसकी बजाय हम सोलर एनर्जी का उपयोग करें, सीएनजी का, एलपीजी का, या जितनी भी जिसमें से कम एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो, कम से कम नुकसान हो, उस तरह के ईंधन का ही हम प्रयोग करें। पानी का भी जितना हमको जरूरत है उतना ही उपयोग करें, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पूरे इकोसिस्टम में 70%, पूरी पृथ्वी पे हम देखे जाए तो 70% जो है एरिया वो पानी ने कवर किया हुआ है। बट जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ 1% ही है। तो इस 1% पीने लायक पानी को हम कैसे बचा पाएंगे? और कई लोग, कई साइंटिस्ट बोलते भी हैं कभी कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो पानी के लिए होगी। इसका मतलब ये है कि पानी कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम सबको वो बता रहे हैं। तो मैं धर्मेंद्र से विनती भी करूंगा कि हमारे राजकोट की करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम सबको आप सबको वर्चुअली मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम जीवदया का कार्य यहाँ पे करते हैं। और आप सबसे भी विनती करूंगा कि उसी तरह का जीवदया का कार्य आप भी करिए, उससे आपको भी प्रसन्नता मिलेगी, अबोधियों को प्रसन्नता भी मिलेगी। एक तरह के बोलते हैं ना, विन विन सिचुएशन होगी। राजकोट की हमारी करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित अभी पूरे देश में भारत सरकार द्वारा अभी उनका सम्मान हुआ सर्वश्रेष्ठ जीवदया संस्था की लिहाज से। और पूरे भारत में जो स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड्स है उनकी फ्री ट्रीटमेंट के लिए, राउंड दी क्लॉक ट्रीटमेंट के लिए पूरे भारत में भारत की सबसे बड़ी संस्था है। मैं धर्मेंद्र से विनती करूंगा कि वो हमारा एक वीडियो भी बताएं, हमारी जो डेली एक्टिविटी है, हम डेली एक्टिविटी क्या करते हैं, और करुणा जो हमने नाम हमारी संस्था का रखा है वो क्यों करुणा रखा है, वो भी मेरे ख्याल से वो वीडियो देख के आपको मालूम चल जाएगा। और वो वीडियो बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल वीडियो है। और मैं आप सबसे भी विनती करूंगा कि वो वीडियो देखें। आप उसमें क्या हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो भी आप समझिए। तो उसका आपको भी बेनिफिट मिलेगा और पूरे समाज को, पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट मिलेगा। मैं विनती करूंगा।
धर्मेंद्र जी।
शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपने ये वीडियो हमारे पूरे दर्शकों को बताया और आप सबको विदित होगा कि ये हमारे एक शाम देश के नाम के यूट्यूब चैनल पे तो ये लाइव हो ही रहा है। साथ में करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन उसका जो फेसबुक पेज है उसमें हमारे 2.25 लाख फॉलोअर्स हैं, उसमें भी ये लाइव हो रहा है। तो एनिमल हेल्पलाइन के पेज पे जितने भी वैश्विक स्तर पे ये सब लोग ये वेबिनार सुन रहे हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही जरूरी जीवदया एवं पर्यावरण संरक्षण का विषय पे धर्मेंद्र नरवणे जी और रुपेश जी और सबने साथ मिलके ओएनजीसी के तत्वाधान में और एक शाम देश के नाम पे जो अखिल भारतीय ग्रुप है उसके तत्वाधान में ये जो वेबिनार आयोजन किया हुआ है उस सब का मैं आप सबसे विनती करूंगा कि हम सब ये सहजीवन के सिद्धांत का स्वीकार करें। अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, दे आर लाइक अवर फैमिली मेंबर्स। जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा दादी थे, परदादा, वो सब हमको बताते थे कि पहली रोटी जो होती है हम खाने से जब हम हमारी माँ खाना बनाती है उसमें पहली रोटी गाय की डालती है और जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते की बनाती है। तो क्यों? तो उसके पीछे भी एक साइंस है कि जैसे कि अगर हम गाय को खाना देंगे तो वो गाय बहुत ही अच्छा पौष्टिक दूध देगी, वो हमको और हमारे बच्चों को ही काम में आएगा। अगर हम कुत्ते को खाना खिलाएंगे तो ही विल सर्व एज अवर लॉयल फ्रेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में कुत्ते से ज्यादा वफादारी किसी में भी नहीं है। और मैं तो कई बार लाइट मूड में बोलता भी हूँ, अगर डॉग जैसे तीन चार डॉग आपके जो फ्रेंड हो वो एक इतनी Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी आपकी करते हैं, वो खुद मर जाएंगे बट आपको कुछ 24 आवर्स इतनी अपने परिवार की भी वो सिक्योरिटी करते हैं। तो परमात्मा ने कोई भी चीज यूजलेस नहीं बनाई है। सबसे पीछे उसका सबसे बड़ा जो कोई वैज्ञानिक है तो परमात्मा है, उससे उसका हमको स्वीकार करना चाहिए। उसने परमात्मा ने एक भी पौधा, एक भी एनिमल, एक भी बर्ड यूजलेस नहीं बनाया है। तो अगर वो कुछ भी कहाँ पे भी डिस्टर्ब होगा तो उसका जो वेव होगा वो सब पे आएगा और हम पे भी आएगा। तो मैं फिर से अपने समप में यही बोलूंगा कि अगर हमको कोरोना से बचना है, सुनामी से बचना है, ये ताउते जैसे जो स्ट्रॉम्स आते हैं उससे बचना है, दुष्काल से बचना है, ये अतिवृष्टि से बचना है, या कोई भी कुदरती मानव सर्जित या कृत्रिम आपत्ति से बचना है, तो हम सबको जीवदया का ध्यान रखना पड़ेगा। और जीवदया और पर्यावरण, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरे साथी मित्र पर्यावरण के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे। बट मैं तो ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जीवदया और पर्यावरण वो एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। तो जीवदया बचेगी तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगी तो जीवदया बचेगी, और जीवदया पर्यावरण दोनों का संरक्षण होगा तो ही हम सब बच पाएंगे। धर्मेंद्र जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में भी कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा तो मैं उसमें भी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को जितना समय मिला तो उसमें मैं मेरा वक्तव्य समापन करता हूं। और आगे के संचालन के लिए मैं रुपेश कुमार जी, धर्मेंद्र जी से विनती करूंगा कि वो आगे का टेक ओवर करे प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा जो है आपको बहुत बहुत आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो है, इतना अच्छा कार्य आप गुजरात के अंदर वहां कर रहे हैं। इसका वीडियो देखकर सचमुच मन जो है बहुत प्रफुल्लित हुआ। और सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं कि आज के समय में जो संवेदनशीलता समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम संवेदनशील जितने ज्यादा होंगे लोगों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, आसपास के जीवों के प्रति, तो निश्चित रूप से हम, क्योंकि अल्टीमेटली हम हैं सब लोग उसी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। जैसा कि हमारा जो है पूरा वाङ्मय ये मानता भी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भाषा जो है भाव लेके चलता है। सारी वसुधा, सारी धरती ही हमारी जो है माता है। और जिस तरीके से अभी स्वच्छता अभियान और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो स्वच्छता तो हमारी संस्कृति में पहले से थी ही, लेकिन स्वच्छता के साथ में हमारे यहाँ पवित्रता पर ध्यान दिया जाता था। तो स्वच्छता हो सकता है कि हम जंगल काट दें या कंक्रीट की बड़ी लंबी लंबी चौड़ी रोड्स बना दें, तो वो स्वच्छता के अंतर्गत आ सकती। जानवरों को हम जो है उनका ध्यान न रखें,
इससे लेकिन क्या है कि कई बार जो है पर्यावरण डिस्टर्ब होता है। तो चूंकि हम सभी लोग जो है उसी एक पर्यावरण का हिस्सा हैं, तो जब हम एक मूल को लेकर चलते हैं तो और सारी चीजें अपने आप जो है। एक छोटी सी कथा इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि एक वृद्ध महिला अपने वृक्ष को कुछ दिन के लिए छोड़कर और दूसरे शहर में जाने वाली थी। तो उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे से कहा कि आप इसको जो है देखभाल करना इस पेड़ की। तो उस बच्चे ने एक एक पत्ता खूब चमका चमका के कपड़े से साफ किया, लेकिन जब वो वृद्ध महिला आई तो वो पेड़ पूरा सूख चुका था। तो उन्होंने कहा कि बजाय तुमने एक एक पत्ता साफ किया है, चमकाया है कपड़े से, उसके बजाय सिर्फ एक इस पेड़ के जड़ में पानी आप दे देते तो सारे पत्ते हरे भरे और जो है खिल खिल उठते। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम हृदय में संवेदनशीलता लाएं तो सारी चीजों का, इन जो पर्यावरण संबंधी और जीव दया संबंधी जो समस्याएं, उनका अपने आप समाधान है। जैसा कि मानस में गोस्वामी जी कहते भी हैं, धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा देते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरे को सुख देना ये सबसे बड़ा धर्म है, और किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के प्रति नफरत का भाव रखना, जीव हिंसा करना, जीव हत्या करना, ये सारी इनसे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। हमारे यहाँ तो कहना चाहिए, हमारा तो वो संस्कृति है जहां सांपों को भी दूध पिलाने की परंपरा है, छोटी छोटी चींटियां भी निकलती हैं। तो ये हमारी संस्कृति की एक बड़ी खासियत है कि हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं पैर न पड़ जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि कई जगह, आज आप देखो, मैं इंदौर का छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, कई बाजार ऐसे हैं जहां आप निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। जो आप जैसे अभी YouTube के माध्यम से आपने वीडियो बताए, हृदय मन प्रसन्न हो गया कि मानवता के लिए कितना महान कार्य आप लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जीव कटे हुए टंगे हुए हैं, उन्हें उबाल के खाया जा रहा है, उनके उल्टी सीधी चीजें बनाई जा रही हैं। तो ये जो मांसाहार की प्रवृत्ति है, ऐसा कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि ये माना गया है। जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात कही, बुद्ध गए चाइना, और चाइना में उन्होंने, चाइना, जापान और इन देशों में उन्होंने करुणा, कंपैशन, जो आपने अभी खेतानी जी ने जो जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने करुणा का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन वही चाइना आज करुणा से हटकर यदि वो चमगादड़ का जूस पीने लगा तो वहीं वो करुणा की ऊर्जा नकारात्मक में परिवर्तित होके वो कोरोना के रूप में टर्न हो गई। और कई लोगों का ये विधिवत रूप से मानना है कि जहां जीव हत्या होती है तो उनकी जो कराह है, एक आह निकलती है, वो वातावरण में ऐसे विषाणुओं को उत्पन्न करती है कि जिनसे अनेक तरह की बीमारी, ये क्या है, एक वाइब्रेंट के जो वेरिएंट आ रहे हैं वो उसी का परिणाम है। जब तक हम रूट कॉज को खत्म नहीं करते तब तक ये चीजों का समाप्त होना, ये नए नए वेरिएंट 100% आते रहेंगे। तो हमें जो है इन चीजों से बचना है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, श्रीखंड है, अच्छे अच्छे व्यंजन है, 56 तरह के व्यंजन है। तो मैं केवल अपने दिल के भाव इस शानदार मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमें अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना, ये मैं नहीं समझता कि एक बौद्धिकता के युग में कोई एक बड़ी चीज है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि रक्त भरा भोजन, खून से भरा हुआ भोजन, खून से सना हुआ भोजन, किसी जीव की हत्या को, किसी को काट कर खाया हुआ भोजन कैसे किसी व्यक्ति को सुख पहुंचा सकता है। जरा हम अपनी अंतरात्मा को टटोल कर ये देखें। क्योंकि पुराने समय में कहा भी जाता था कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। तो पुण्य के करने के लिए बहुत सारी चीजें, जब हम, जैसे आज खेतानी जी काम कर रहे हैं इतना अच्छा, गुजरात के अंदर गाय को खिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं प्रसाद के रूप में, या कबूतरों को इतना दाना बड़े पैमाने पर चुगा रहे, तो ये निश्चित रूप से इतनी सकारात्मक ऊर्जा इसकी समाज में फैलती है, इस प्रसारित होती। आप सामान्य रूप से देखें
आप गाय को, बछड़े को जो है गाय का दूध पीते हुए देखें, आपका दिल खिल उठेगा। गंगा मैया को कल कल करते हुए बहते हुए देखें, आपको आनंद आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर आप देखें शाम के समय तुलसी की अरित्रिका पे रखा हुआ दीपक कितना सुंदर ऊर्जा फैलाता है। तुलसी का चरणामृत पीने के लिए है, बहुत सारी अच्छी चीजें जो खाने और पीने के लिए हैं, और इनके मध्य हम ये उल्टी सीधी चीजों के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इसके काफी दुष्परिणाम होते हैं। और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा टॉपिक आज सुषमा जी ने रखा, और इतने अच्छे अच्छे लोगों ने जो है आपने इस पर वक्तव्य दिए। तो मैं चाहूंगा और जो भी भागीदार जो इसमें हैं, पार्टिसिपेंट्स, कुछ कहना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। रुपेश जी, अभी मैं श्री धीरेन्द्र भाई को आमंत्रित करता हूं आगे का कार्यक्रम करने के लिए। जी। एक शाम देश के नाम ओएनजीसी की ओर से सुंदर आज विषय चुना गया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी और सब सीनियर स्टाफ का इसके लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं। सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट की स्थापना 7 साल पूर्व 32 साल का युवा विजय डोबरिया ने की थी, सिर्फ 7 लोगों से। आज उसमें 275 ओल्ड एज पीपल हमारे यहाँ सरजी रह रहे हैं। इसमें से 90 पीपल आर बेड रिडन। सर, हमारा डायपर का बिल सिर्फ हर महीना 2 लाख का होता है, और दिस इज बिगेस्ट ओल्ड एज होम इन गुजरात टुडे। हम ऐसे लोगों को इस संस्था में रखते हैं जिनको बेटा नहीं है, जिनके पास कोई बड़ी मिलकत नहीं है, कोई पेंशन की आवक नहीं है, और जिसका दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे लोगों को हम रखते हैं। ये वृद्धाश्रम के साथ साथ सद्भावना आश्रम ने पर्यावरण का काम भी 6 साल पूर्व शुरू किया था। हमने आज तक 6 साल में 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगा के बड़े कर दिए हैं। हम पौधा लगाने में बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि पौधा लगा देते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक बच्चा पैदा करके हम रोड पे रख दें तो वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। उसकी 3, 4, 5 साल के लिए पूरी देखभाल करनी चाहिए। तो हम जो भी पेड़ लगाते हैं उसकी 3, 4 साल तक पूरी रखवाली करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। वो गिर जाए या उसमें कोई रोग आ जाए तो दूसरा लगा देते हैं। उसमें फर्टिलाइजर भी फ्रिक्वेंटली जब जरूरत है तो डालते हैं। सर जी, ऐसे हमने कुल 5 लाख से ज्यादा सराउंडिंग राजकोट एरिया में, जामनगर एरिया में लगा के बड़े भी कर दिए हैं। और इसके लिए संस्था के पास अभी 70 पानी का टैंकर, 70 ट्रैक्टर और 400 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। और राजकोट के आजू बाजू पूरा तो कर दिया हमने, और जामनगर भी लास्ट ईयर ही हमने शुरू किया था, वहां भी कर दिया है। और राजकोट से मोरबी जो अराउंड 60 किलोमीटर है, वो भी पूरा रोड डिवाइडर में झाड़ लगा के हमने लास्ट ईयर ही पूरा कर दिया है। और राजकोट से भावनगर जो करीब अराउंड 180 किलोमीटर है, वो भी पूरे रोड पे हमने डिवाइडर में वृक्षारोपण कर दिया है। सिर्फ वृक्षारोपण नहीं कर दिया है, वो सब पेड़ों की 3 साल तक हम देखभाल भी करेंगे। और हम अभी 1-1.5 फुट का वो रोपा नहीं लगाते हैं, अभी हम 10-12 फुट का पेड़ ही लगाते हैं अभी 2 साल से। तो क्यों उसको वो जल्दी बड़ा पेड़ हो जाए। तो राजकोट के सराउंडिंग एरिया में पर्यावरण के लिए
बहुत अच्छा काम अभी हो रहा है। ये सुनने वालों सभी को हमारी नम्र प्रार्थना है कि मौका मिले तो ये पर्यावरण का जंगल खड़ा कर दिया है, वो देखने के लिए जरूर एक बार राजकोट पधारिए। और हम ऐसे पेड़ों को लगाते हैं जिसकी आयु 100 साल से ज्यादा है। सर फॉर एग्जांपल आमली का वृक्ष है, उसकी आयु 500 साल से ज्यादा है। तो ये अगले 50-100 साल तक सराउंडिंग राजकोट में ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगी। और चालू साल मतलब दिस ईयर वी हैव प्लान टू ग्रो मोर 2 lakhs। एक ही साल में हम और 2 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इस साल से हमने, क्योंकि पैसा तो बहुत चाहिए सर, अभी तक हमने मोर देन 42 crores 6 ईयर में पर्यावरण के पीछे ऑलरेडी खर्च कर दिया है। तो अभी इस साल से हमने लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां 1500 पेड़ का अगर लगाना है तो वहां के लोग हमको 900 रुपया दिए। हमको एक पेड़ लगाने और उसको बड़ा करने में, उसकी देखभाल रखने में कुल 1800 रुपया खर्च आता है सर जी। तो हमने लोगों को भी इस साल से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा गांवों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने अपने गांव में 1500 से ज्यादा, 1500 और उसके ज्यादा पेड़ हम लगाएंगे। और हाफ पेमेंट मतलब 900 रुपीज पर 1 ट्री वो लोग हमको देंगे। और पूरे 3 साल हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 150 किलोमीटर गांव दूर है, तो 3 साल तक हमारी टीम वहां ही ये पेड़ को बड़ा करने के लिए पानी का टैंकर लेके, ट्रैक्टर लेके जाएगी और उसकी देखभाल करेगी। तो ये हमने इस साल से ही शुरू किया है। इसमें भी 50 से ज्यादा छोटे मोटे गांव के लोग जुड़े हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम राजकोट में चल रहा है। मेरी ये सब सुनने वालों को भी विनती है कि जो देश की बड़ी बड़ी ओएनजीसी जैसी संस्था है, वो भी सीएसआर तो है ही सर अपने अपने एरिया में, क्योंकि ये पर्यावरण नहीं होगा सर, ये पेड़ नहीं हो गया तो हम भी नहीं होंगे नेचुरली। तो अभी सीएसआर फंड है, उसमें से ज्यादा ये पेड़ों के लिए मेरे हिसाब से तो लगाना चाहिए, उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और सर इतना जंगल हो जाएगा तो इसमें लाखों पशु पक्षी भी अंदर रहेंगे, तो पर्यावरण का संतुलन होने में जरूर ये मददरूप होगा। ओएनजीसी ने हमको इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है, इसके लिए हम एक शाम देश के नाम की वजह से ओएनजीसी का, पर्टिकुलरली धर्मेंद्र सर का बहुत बहुत आभारी है। सबको हमारी विनती है एक बार जरूर ये सब देखने के लिए राजकोट हमारा मेहमान बनिए प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने सारी जानकारी वहां के बारे में दी और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं वृक्षों के लिए आप, तो इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी सच में कम है। इतना गहनता के साथ में एक एक वृक्ष को लेकर, और आप जो है धरती माता के लिए कहना चाहिए कि एक हरी उसकी चुनरिया को, उसको विस्तारित करने के लिए जो अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, सचमुच आपके प्रयास बड़े अभिनंदनीय हैं, बहुत वंदनीय हैं। और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए यदि किसी के हों तो मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूं। जिनके भी कुछ प्रश्न हो तो कृपया बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा से विचार आता है कि जो जू में एनिमल्स होते हैं वो जीवन भर लॉकडाउन में रहते हैं। जैसे हम 2 साल लॉकडाउन में रह के इतने परेशान हो गए, वो जीवन भर लॉकडाउन में रहते हैं सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ी जाति है। तो मेरा ऐसा विचार है कि जानवर जंगल में होना चाहिए,
हम अपनी गाड़ियां लेके उनको देखने के लिए जंगल में जाएं तो ठीक है, परंतु ऐसे देखती हूँ कि हाथी जीवन भर वो रस्सी से वहां बंधा पड़ा है लोहे की। बहुत बहुत कठिन है, मतलब लॉकडाउन फॉर लाइफ। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सुषमा जी, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, और मैं थोड़ा सा, मेरा अनुरोध है कि सुबह आपने जो एक सिद्ध पुरुष वाली लघु कथा बताई थी, थोड़ा सा उसका जिक्र करें तो ये भी समझ में आएगा कि ये जानवरों के प्रति जो ज्यादती हो रही है, इसके दुखद परिणाम क्या हो सकते हैं और उसका निदान क्या है। हाँ हाँ सुषमा जी। मैं एक अखिलेश जैन सर बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जी। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उन्होंने बताया था कि वो गुजरात से ही थे पेशेंट। तो वो बता रहे थे कि उनके घर में बहुत समय से त्रासदी चल रही थी, तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को रेफर किया। तो एस्ट्रोलॉजर बोला, एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो सिद्ध पुरुष था। उसने बोला मुझे आंख बंद करके ये दिख रहा है कि एक कुत्ता पिंजरे में है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बोले कि कुछ साल पहले हमारे पास कोई फॉरेनर आए थे और वो हमारे कुत्ते को उन्होंने बहुत लाइक किया, तो वो फॉरेन ले जाना चाहते थे। तो वो कुत्ते को पिंजरे में बंद करके वो फॉरेन कंट्री ले गए, और वहां जाके वो कुत्ते की डेथ हो गई। और वो सिद्ध पुरुष का कहना है कि इनके घर में जो त्रासदी चल रही है, वो उस कुत्ते को जो नर्क जैसी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसका कारण वो है। तो सही कहा था खेतानी साहब ने कि ये पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, पृथ्वी सब लोगों की है। मेरे नाना जी खुद कहते थे कि ये जो घर है ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये चिड़िया का भी है, छिपकली का भी है, चींटियों का भी है। तब मेरी मम्मी के मुंह से जब मैंने सुना था तब बड़ा आश्चर्य लगता था कि ऐसे कैसे सोचते होंगे, पर वो बात सच है। मनुष्य समझता है कि सब चीज हमारी है। मैं जू के ऊपर किसी का अगर विचार हो तो वो चाहूंगी। इसमें सिर्फ एक सेंटेंस में ये ऐड करना चाहूंगा, इस चीज की महत्ता को दर्शाने वाला, कि ये धरती इंसानों के बिना तो जीवित रह सकती है, लेकिन पेड़ पौधों के बिना नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ खेतानी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? आवाज नहीं आ रही खेतानी साहब, आपकी आवाज। आपने जू के बारे में बताया। हेलो। पशु पक्षी प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं मतलब ये हमारे संस्कार है। मुझे ऐसा लगता है कि हम चींटी के ऊपर पांव रखना भी पाप समझते हैं। अब पाप क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि जब मैं इन स्ट्रीट डॉग्स के साथ में काम करती हूँ और इनका जो स्नेह है और एक जो लॉयलिटी है, वो देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन बेजुबान पशु पक्षियों के साथ में जो अत्याचार होता है, उसके लिए जो देश में कानून बना है उसके पालन हमारे यहाँ मतलब सब समझते कि यार ये तो जानवर है, कुत्ता है, मतलब एक प्रकार से उनको बड़ा ऐसा उपेक्षित समझते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब ये आत्मा है। जैसे हम आत्मा है हमारी, ऐसे ये भी सब एक आत्मा के रूप में ही है, बस चोला बदला हुआ है। आज हमने मनुष्यों का चोला पहना है, हो सकता है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे हो जाए कि अगला जन्म हमें कुछ और इससे भी ऐसा मिले कि हम अपनी बात को भी कह ना सके। तो इनके साथ जब काम करते हैं तो काफी सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इवन मतलब हमारे यहाँ पे सर्व भी आते हैं तो हम कभी उन्हें मारते नहीं है और ना हम और कुछ सोचते कि इनको कुछ खाने के लिए हम दे। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पर्यावरण के साथ ये सब चीजें जुड़ी हैं और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्तर से जब हम इनकी कलकलाहट सुनते हैं, इन पक्षियों के ऊपर हाथ फेरते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की है, ये सब जैसे हमारे इसमें लिखा हुआ है कि गाय के ऊपर हाथ फेराते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो निश्चित है कि ये सब चीजें हैं, पर ये सब चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो यंग जनरेशन है
ये इस ओर बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो जो हमारे बहुत सारे संगठन हैं, जैसे हम लोग लायंस क्लब और इसमें काम करते हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा हम एनिमल वेलफेयर के ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए भी कोशिश करें, और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको कैसे मॉनिटरी हेल्प भी मिल सके, क्योंकि हम हमारे स्तर से जो करते हैं हमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं एक लार्ज स्केल पे काम करना चाहती हूँ, पर मेरे साथ भी मेरे परिवार के भी कई उत्तरदायित्व हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे राजकोट में आपका जो एक संगठन चल रहा है, ऐसा हमें सहयोग मध्य प्रदेश इंदौर में भी मिले तो हम इस ओर काम करने के लिए बिल्कुल सहज इच्छुक है। धन्यवाद। मित्रों, मैं बताना चाहूंगी कि विशाखा सप्रे जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स की सुपरिटेंडेंट है, मतलब जो बच्चों की जेल है उसकी सुपरिटेंडेंट है। तो वहाँ काफी सारे, मतलब अंदाज से मैंने एक दिन गई थी रात को, तब मैंने देखा 15 कुत्तों के लिए वो रोज चावल बनाती हैं और उनके बाउल्स हैं, उनको चावल देती हैं। फिर अगर ठंड के दिन है तो नीचे बिछाने के लिए ब्लैंकेट, ऊपर ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट, और किसी को भी बांध के नहीं रखा है। सबसे अच्छी चीज है, किसी भी जानवर को बांध के नहीं रखा है, वो पूरी तरह से आजाद है। ये पक्षियों को पिंजरे में बांधना, कुत्तों को बेल्ट से बांध के रखना और उनकी आजादी छीनना, वो बिल्कुल अमानवीय कार्य हो जाता है। रुपेश जी, आप। हेलो, जैसे बहन जी ने जू वाली, तो उसका तो ये प्रॉब्लम एक है ही। इंडिया में वो अपने वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपके माध्यम से सभी भी विनती करना चाहूंगा, काई है या ट्री है, वो नेस्ट उनके लिए जेल है। सबको इस तरह की, और जहाँ तक को मध्य प्रदेश वाली बहन जी ने बताया तकनीकी सहायता चाहिए होगी तो उसके लिए तत्पर रहेंगे, और हमारा आप कांटेक्ट भी कर सकती हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। चाहूंगी उनके आशीर्वचन के लिए। मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे धीरेन्द्र भाई ने कहा था कि ओएनजीसी भी इस कार्य में सहयोग करे, तो ओएनजीसी ऑलरेडी अहमदाबाद और जहां भी उनके संस्थान हैं वहां पे सीएसआर के अंतर्गत तो ये पर्यावरण और स्वच्छता अभियान और बड़ी बड़ी स्कीमें करती ही है। साथ में हमारे कई विभाग भी अपना ये 4 महीने में पर्यावरण को बढ़ाने के लिए काफी वृक्षारोपण वगैरह करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, और यहाँ पर अहमदाबाद के आसपास की भी जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी मिलकर कार्य करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया जी। अब मैं रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आज के वक्तव्य पे कुछ कहा जाए उसके पहले मैं दो छोटी छोटी बात करना चाहूँगा। डॉक्टर सुषमा रावत के हॉस्पिटल जाने का अवसर मिला। यदि हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं लगा हो तो वो ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो एक अस्पताल है। सबसे पहले तो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो दरवाजे के पास ही तुलसी का पौधा रखा था, और अंदर घूम के देखा तो बहुत सारे वहां पर पेड़ लगे थे जिनको मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन एक पेड़ वहां या तो केले का था या केले जैसा एक और होता जिसमें फूल लगता है। अब वो फूल वाला था कि केला था ये नहीं मालूम, लेकिन वो भी वहां पौधा वहां मौजूद था। और पौधों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मैं गिनती नहीं बता सकता आपको कितनी थी। तो बड़ा अच्छा प्लेजर वो था। दूसरा, जो आज के वक्तव्य में उसी में बात कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, मैंने अभी एक नया मकान बनाया है। नया बोल रहा हूँ, अभी 3-1 साल हुए हैं।
जब वो नया बनाया तो मैंने सामने जो है रोड के उस पार पार्क है, तो मैंने कहा पार्क में से चिड़िया जो है हमारे यहाँ पर आए तो वहां पर मैं पानी और उनके लिए अनाज रखता था, चिड़िया नहीं आती थी। फिर हमने धीरे धीरे जब वहां पर हम हाथ पैर जमाना ठीक हो गया, फिर हमने वहां पर पेड़ पौधे लगाना शुरू करे। अब वहां पर चिड़िया भी आती हैं, तितलियां भी आती हैं, और चिड़िया खाली वगैरह आती नहीं है, आती हैं और चाहती हैं जो आवाज हम सुनना चाहते हैं। देखिए, संगीत हमारे जीवन का एक बहुत अनिवार्य अंग है, तो चिड़ियों की जो चहकने की आवाज है वो किसी संगीत से कम है क्या? वो अभी किसी ने एक वक्तव्य में बोला था कि वो गाय के ऊपर हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। आप किसी पे भी हाथ फेरोगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि आप स्नेह का, प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब आप प्रेम को वो आप करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा ही। आज एक किसी व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा में कुछ रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा और मेरे को लिखा भाई साहब ये सुनो आप, तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। अब मैं इनके वक्तव्य आता हूँ। दोनों के वक्तव्य की क्या तारीफ करी जाए, दोनों अपने आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्कर के वो तो, लेकिन उनकी जो बात है वो इसलिए अच्छी है कि वो गैर हिंदी भाषी होते हुए भी बहुत अच्छी हिंदी में बोल रहे थे, जो हमको बहुत अच्छा लगा। जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये हमको बिल्कुल समझ में आ गया है और हम इसका समर्थन करते हैं। और दोनों जो वक्ता आज के थे, मैं उनकी सराहना करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आज? नहीं, मैं आज जो श्रोता अच्छा, ठीक। सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत शानदार आज की प्रस्तुतियां हैं। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रियल ग्राउंड वर्क है जो इन्होंने किया है। इसमें थ्योरेटिकल तो नाम मात्र है और प्रैक्टिकली जो किया है वो बहुत अद्भुत कार्य है। सरकार की कई महंगी योजनाएं भी इतना काम नहीं कर पाती। जैसे आपने कहा कि 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। हमने इतिहास में कभी पढ़ा था कि फला राजा इतना वो था कि उसने रास्ते भर में पेड़ लगाए, कुएं खुदवाए और ये किया वो किया। तो उसमें ये पेड़ लगाना सबसे पहला काम, मतलब ऐसा माना जाता था कि उस समय जो किया गया था वो उस समय की डिमांड अपनी जगह थी, पर आज की डिमांड उससे भी ज्यादा इसलिए है कि आज पेड़ पौधों की संख्या रोज की रोज कम होती जा रही है। आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत शानदार काम है और ये हमारे लिए प्रेरणा है, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। 2 लाख जैसे आपने बताया कि और अभी इस साल का प्लानिंग है, और ये प्लानिंग में सबसे बढ़िया जो बात मुझे आज ये लगी कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, और वो पब्लिक भी कौन सी, जो विलेजर्स हैं, जिसमें जो खुद में अपने आप में इतने अवेयरनेस उनमें होती नहीं, काम भले करते हैं पर अवेयरनेस उनमें अगर लाए हैं आपने, तो वो एक पेड़ अगर आपके साथ लगाते हैं, हो सकता है कि अपने जंगलों में, अपने खेतों में, मेड़ों में वो और पेड़ लगाएं, तो ये मल्टीप्लाई अपने आप होगा। ये बहुत बढ़िया बात है। आज 2 लोग हमारे बीच में पुराने एक्सपर्ट जो इस बात पे, इसी विषय पर बोल चुके हैं, अखिलेश जी, उन्होंने भी इसी तरह की हमको बहुत सारी बातें बताई थी। वो भी हमारे एक विजार्ड हैं, यहाँ मौजूद हैं। और दूसरे यशपाल जी हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छे, हमने इसी विषय में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। रूपेश जी की हम तारीफ करेंगे कि उनका मॉडरेशन बहुत सटीक है। ऐसे हमको मॉडरेटर चाहिए जो बहुत संक्षेप भी करते रहे और बहुत अच्छा उसने, मतलब बीच बीच में जो आप बढ़िया उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। मेरे को लगता है मुझे
समराइज करने की ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा बता दिया। धीरेन्द्र जी का हम विशेष धन्यवाद इसलिए करते हैं कि वो एक मुहिम वो चला रहे हैं जो वृद्धाश्रम का, और वो भी वृद्धाश्रम भी बड़ा सिस्टमेटिक है, जिनमें वास्तव में जो अनवांटेड या अनडिजायर्ड या जिनको जरूरत नहीं है वैसे लोग नहीं हैं, जिनको वास्तविक रूप से जरूरत है वैसे लोगों को वो रखते हैं, जिसके बच्चे ना हो या और कोई उनके पास शेल्टर ना हो और कोई दूसरा वो कोई साधन ना हो, उनको रखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इस वृद्धाश्रम का नाम शेल्टर होम है। शेल्टर मतलब सरकार वहाँ शरण उसको देती है, लेकिन हमारे यहाँ ये आश्रम के रूप में माना जाता है। और चूंकि आश्रम कहा है इसलिए हमारी कल्चर उसमें अपने आप समाहित होती है कि हम अपने वृद्धों को अपने जो सीनियर पर्सन्स हैं उनको हम सेवा के भाव से लाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। जी सर। जी सर। समाज की सेवा वास्तव में ऐसी समाज की सेवा, बहुत सारे मंदिर खड़े करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी धर्मशालाएं खड़े करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ये आपने ऑक्सीजन के पैक खड़े कर दिए हैं, जीवन के पैक खड़े कर दिए हैं। और हम जितनी तारीफ करें इस बात की ये बहुत कम है। धन्यवाद। काम इतना किया है कि यहाँ से कुछ हम इन शब्दों में आपको धन्यवाद कहें। हमारा ग्रुप आपका ये बहुत आभारी है कि आपने हमें प्रेरणा दी। कम से कम जैसे अभी पहलवान साहब बता रहे थे सुषमा जी के बारे में कि वो कैसे अपना घर को अपने एक वन खड़ा करके रखे हैं, और वो उसमें वो पौधे हैं या उसमें जो ऑक्सीजन की बहुतायत से जो चीज़ें मिल रही हैं हमारे लिए वो भी एक प्रेरणा है। इस तरह हम अपना ये मुहिम आपके माध्यम से या आपकी बातों से आगे बढ़े, हमारा यही सबसे प्रार्थना है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने सदस्य हैं, मैं उनसे एक विशेष निवेदन भी इस के माध्यम से करना चाहूँगा कि ये जो कंप्लीट आपको रिकॉर्डिंग मिले, ये अपने ग्रुप्स में अपने मित्रों को और बाकी लोगों को फॉरवर्ड करें तो हमारे ये मुहिम को और वास्ट एक्सपेंशन मिलेगा। और हम जो बात, क्योंकि हमारा इसमें कोई स्वार्थ तो है नहीं सुषमा जी का या धर्मेंद्र जी का, इसमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, ये परमार्थ की चीज़ें हैं। तो ये परमार्थ ज़्यादा बढ़े, उसके लिए मैं सबसे निवेदन हाथ जोड़ के करूँगा कि वो जरूर इसको शेयर करें जगह जगह। सो धन्यवाद। अखिलेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ा जोर से। संस्था के जो एक बहुत ही प्रेरणास्पद कार्य है और जितनी संख्या में उन्होंने पेड़ लगाए हैं और उनको पूरा पालन पोषण किया, उनका पूरी देखभाल की, उनको पानी दिया, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करी, एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और इससे हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। उनका जो मूल कार्य था वृद्धाश्रम वाला, उसके अतिरिक्त उन्होंने इस कार्य को हाथ में लेके केवल 4-5 साल में ही इतने ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए हैं। हम सब अब यहाँ पे भी इस तरह की गतिविधियां हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, और सब व्यक्तिगत तौर पे भी इस तरह के कार्यों में अपने अपने योगदान दें, तो इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, इस मानव जाति के लिए एक बहुत ही महती योजना होगी। एक मित्तल जी से भी एक बात कहना चाहूंगा। मित्तल जी, आप जो जीव दया का कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत अनुकरणीय है, लेकिन इसमें एक कबूतरों को जो दाना देने वाली जो चीज है, इसके बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी चीज, पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है, कबूतरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि दूसरे पक्षियों को, दूसरी प्रजातियों को खतरा इससे हो गया है। ये ना केवल जो ऐतिहासिक इमारतें हैं बल्कि जो नई इमारतें हैं उनको भी इनकी बीट से इनसे खतरा हो रहा है, और इनकी प्रजाति, इनकी संख्या बढ़ने के कारण, क्योंकि इनको इजीली तो इनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, उससे जो दूसरी बर्ड्स हैं, दूसरे पक्षी हैं, उनकी प्रजातियों को खतरा पैदा हो गया है। तो इस जीव दया के इस कार्य में केवल कबूतर के अलावा दूसरी प्रजातियों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए,
इसे अपने कार्यक्रम में शामिल करके थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। धन्यवाद। मिताल जी अगर इस बारे में कुछ प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लिया है। वैसे आपको विदित होगा शायद कि हमारी 24 आवर्स एम्बुलेंस सर्विस भी चल रही है और एक हमारा पूरा अन्न क्षेत्र, मोबाइल अन्न क्षेत्र भी चल रहा है। उसमें ना सिर्फ पिजन्स, बस जैसे कि पैरोट्स हो गए, पीकॉक हो गए, या कोई भी चीट, आपने वीडियो में भी देखा होगा, चींटी से लेके बड़े कुत्ते हैं, उनसे लेके जितने भी एनिमल्स अवेलेबल रहते हैं सिटी में या सराउंडिंग टाउन्स में, उनको हम फीड करने का प्रयत्न करते हैं। तो और उनका मेडिकेशन का भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी लाइफ बच जाए और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को उसका बेनिफिट मिले। मैं एक विनती भी करना चाहूंगा, जैसे कि बहुत अच्छा धीरू भाई ने बताया सद्भावना वृद्धाश्रम के बारे में और वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के बारे में, बट एक सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है सद्भावना वृद्धाश्रम की जो प्रवृत्तियां हैं वृक्षारोपण के बारे में स्पेसिफिकली, जो बीबीसी ने कवर किया हुआ है। तो धर्मेंद्र जी की परमिशन से वो वीडियो રાજકોટની આ સંસ્થાએ 5 લાખ વૃક્ષો વાવી ઉછેરી મોટા કર્યાનો દાવો છે। 5 જૂન 2014 થી અમે આ વૃક્ષારોપણની શરૂઆત કરી। અત્યાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ ઝાડ મોટા કરી દીધા। વૃક્ષારોપણ એ મહત્વનું નથી, કેટલા વૃક્ષો ઉજરી અને મોટા થયા, વટવૃક્ષ બન્યા, એવા અમારી પાસે અત્યાર સુધીમાં અમે 5 લાખ વૃક્ષોને વાવી અને મોટા કરી દીધા છે। એક વૃક્ષ વાવી તેઓ 3 વર્ષ સુધી તેની માવજત કરે છે। અમે એટલા જ વૃક્ષો વાવીએ કે જેને દર 3 દિવસે 3 વર્ષ સુધી નિયમિત પાણી પાઈ શકીએ, દર મહિને એકવાર ખાતર દવા આપી શકીએ। અત્યારે અમારી પાસે 70 ટ્રેક્ટર, 70 ટેન્કર, 150 થી વધુ ટોટલ માવજત માટેના સાધનો, વાહનો છે પાણી પાવા માટેના, અને 480 માણસોનો પગારદાર સ્ટાફ છે, જેથી કરી અને આનું નિયમિત મેન્ટેન થઈ શકે। એટલે ખૂબ સારી ટીમ છે અને ખાલી વૃક્ષારોપણ જ નહીં પણ એક વડનો નાનો છોડ વાવ્યો હોય તો એ ઘટાટોપ બને ત્યાં સુધી અમારી જવાબદારી છે। વડ, લીમડો, પીપળો જેવા લાંબુ આયુષ્ય ધરાવતા ઘટાદાર વૃક્ષોનું વધારે પ્રમાણમાં વાવેતર કરે છે। કે વડ, પીપર, પીપળો, લીમડો આ 200 કે તેથી વધુ વર્ષનું આયુષ્ય ધરાવે છે અને અમે એવા જ વૃક્ષો વાવીએ છીએ। અમે ક્યાંય એક પણ ગુલમોર વાવતા નથી કે જેનું ટૂંકું આયુષ્ય હોય। અમે એવા જ વૃક્ષો વાવીએ કે જેમાં પક્ષીઓને ખાવા માટે કંઈક ને કંઈક એની ટેટા કે એના નાના નાના ફ્રૂટ્સ આવતા હોય અને 200 વર્ષ કે તેથી વધુનું આયુષ્ય હોય। વૃક્ષારોપણ કરવા ગામડા સાથે એક અનોખું મોડેલ અપનાવ્યું છે। અમે અત્યાર સુધીમાં ખૂબ ખર્ચો કર્યો, કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો અને હવે આ વર્ષે અમે એવી સ્કીમ કરી છે કે કોઈ પણ ગામ 1500 કે તેથી વધુ વૃક્ષો વાવવા તૈયાર થાય તો 7 ફૂટનું પિંજરું, 8-10 ફૂટનું ઝાડ વાવી દઈએ। દર 3 દિવસે 3 વર્ષ સુધી પાણી પાઈ એ જ ગામમાં અમારી ટીમ મૂકી દઈ, ટ્રેક્ટર ટેન્કર આપી દઈ અને જે આ ટોટલ ખર્ચ થાય એમાં 50% ગામમાં સ્પોન્સર કરવાનું અને 50% સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ ચૂકવે। આ યોજનામાં આપણે ખૂબ પ્રતિસાદ મળ્યો કે અમારે 35 ગામ કરવાતા તો અત્યારે 50 ગામ થઈ ગયા અને એટલું બધું વેઇટિંગ છે। ખૂબ લોકો આમાં સામેથી આવે છે જે પોતાના વતનમાંથી બહાર સિટીમાં ગયા હોય, રાજકોટ, બોમ્બે કે સુરત, ત્યાંથી લોકોના અમને ફોન આવે છે કે ભાઈ મારું ગામનો હું ખર્ચ આપી દઉં છું, તમે અડધો ખર્ચ તમે આપો, અડધો અમે આપીએ। તો અમે આ રીતે કામ કરીએ છીએ અને અમને ખૂબ પ્રતિસાદ મળ્યો છે। પડધરી તાલુકાના 60 ગામ, આખું રાજકોટ શહેર અને અત્યારે તો સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા ગામડાઓ લઈ લીધા, જામનગર શહેર આખું લઈ લીધું, મોટા રોડ રાજકોટથી ભાવનગર 180 કિલોમીટરનો રોડ સંપૂર્ણપણે વાવી દીધો, રાજકોટથી મોરબી 60 કિલોમીટર, આવી રીતે ખૂબ અમે વૃક્ષારોપણ કર્યું છે। અને અત્યારે તો આખા સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યારે અમે રાજકોટથી 150 કિલોમીટરની રેન્જમાં કામ કરીએ છીએ। આખું ગુજરાતને એટલું બધું ગ્રીન કરી દઈ કે કેરળ અને હિમાચલ પ્રદેશ જેવું અમારું ગુજરાત બની જાય અને વરસાદની રાહ જોવા કરતાં અમે વરસાદને ખેંચી આવીએ। ઓક્સિજનનો પુરવઠો ઓક્સિજન સિલિન્ડરમાંથી આવે એના કરતાં અમારા પીપળામાંથી ડાયરેક્ટ મળે એવી અમે વ્યવસ્થા કરવા માગીએ છીએ અને આખા ગુજરાતનો ક્યાંય ગૌચર, ખરાબો કે કોઈ રોડ ખાલી ન હોય અને માત્ર સરકારની અપેક્ષાથી જ નહીં પણ સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ આખા ગુજરાતને ગ્રીન કરે આવી અમારી અપેક્ષા છે। आज की जो हमारी सभा थी उसके जो दोनों वक्ता थे तो दोनों ने दिल जीत लिया है। इतनी शानदार
बातें बताई हैं अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। मैं एक बात से तो बहुत ही सरप्राइज हो गया कि अभी तक वो संस्था वृक्षारोपण पे 42 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। और एक गांव का जो उन्होंने उदाहरण दिया कि उसमें 1500 पेड़ लगने हैं, उसमें गांव वालों ने 900 रुपए की सहभागिता स्वीकार करी है। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा था, वो 13,50,000 रुपए होते हैं। गांव के लोगों ने अगर 13.5 लाख रुपए इकट्ठे करके इनको दिए हैं तो वो भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और हम शहरों में रहने वाले उनके सामने नालायक साबित हो रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वृद्धा आश्रम में आप लोगों ने इतने सारे बुजुर्गों को रखा हुआ है, वो वाकई में बहुत ही प्रशंसा की चीज़ है। मैं इन दोनों बातों के लिए आपको छोटी छोटी दो चीज़ें सुनाना चाहूँगा। एक तो पहले दो शेर सुनाऊंगा और फिर उसके बाद बुल्ले शाह एक पीर हुए हैं सिंध के इलाके में, पाकिस्तान में। वो सूफी संत थे, उनकी वो काफियाँ लिखते थे। उनकी एक काफ़ी है, बाजी ले गए कुत्ते, बहुत फेमस है वो। मैं आपको, पंजाबी में है वो, पंजाबी भी नहीं है वो, उधर की एक पंजाबी और दूसरी भाषा का मिक्सचर है। मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, पर वो सुनने लायक चीज़ें हैं। पहले तो गांव में और शहर में जो फ़र्क है वो देखिए कि गांव में आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, हमसाया का मतलब होता है पड़ोसी, उर्दू का एक लफ्ज़ है हमसाया, हमसाया मतलब पड़ोसी। कि आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हमसाये के फाका नहीं होने देते। आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हमसाये के फाका नहीं होने देते। और अब शहर की बात सुनिए कि आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हमसाये के फाका नहीं होने देते। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो ये गांव में हम इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं कि इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, और आदमी चाहे तो रिटायर होना चाहे तो रिटायर नहीं हो सकता। और ऐसे माहौल में अगर कोई वृद्धाश्रम चला के उसमें बुजुर्गों को रख रहा है तो एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। अब साथियों, मैं एक आपको बुल्ले शाह साहब की एक काफ़ी सुनाऊंगा, मुझे बहुत अजीज है। मेरे को अचानक याद आ गई, ये जीव दया पे बात चल रही थी। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी सुनाता जाऊंगा, कुछ लोगों को हो सकता है ये भाषा समझ में भी आ जाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बुल्ले शाह इंसान को कह रहे हैं कि राती जागे करे इबादत, कि रात को तू जाग के मालिक को याद करता है। राती जागे करें इबादत, राती जागण कुत्ते, कुत्ते भी जागते हैं सारी रात। राती जागे करें इबादत, राती जागण कुत्ते, तैथो उत्ते। तैथो उत्ते का मतलब तेरे से वो ऊपर है। सही है। न करण, वो सारी रात भौंकते रहते हैं कुत्ते। जा रूढ़ी ते सुत्ते, सवेरे रूढ़ी पे जाके सो जाते हैं। रूढ़ी फेंका जाता है गांव का, बिल्कुल सही, कचरे का ढेर होता है जो। ये भौंकड़ बंद ना कर दे सारी रात, जा रूढ़ी ते सुत्ते, तैथो उत्ते, तेरे से ऊपर है वो कुत्ते। खसम अपने दा दर नहीं छड़ दे, मतलब अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ते कुत्ते। खसम अपने दा दर नहीं छड़ दे, पावे 100 मारो जूते। बेशक उनको 100 जूते मारो, अब आपका दर नहीं छोड़ के जाते। खसम अपने दा दर नहीं छड़ दे, पावे 100 मारो जूते, तैथो उत्ते, तेरे से ऊपर है वो। फिर एंड में बुल्ले शाह अपना मैसेज देते हैं कि बुल्ले शाह चल यार मना ले, मालिक को करें, मालिक को यार बोल रहे हैं कि बुल्ले शाह चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते, तैथो उत्ते। नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते, तैथो उत्ते। अब ये काफी मैं कई सालों से सुन रहा हूं, मैं इसको गाता भी हूं कभी कभी। ये इसमें जो सिंबल उन्होंने कुत्तों का लिया है, और आज की जो हमारी जीव दया की बात थी, तो मैं एक समाज में लोगों से पूछता हूं, हम अक्सर किसी को गाली देनी होती है तो बोलते हैं ओए कुत्ते भाग यहां से।
तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये कुत्ता शब्द कौन से युग में गाली बन गया। हमेशा इंसान की मदद करता रहा, ये गाली कब बन गया और क्यों बन गया? और क्या इंसान को देख के कुत्ते भी इस तरह की कोई बात करते होंगे अपने बीच में? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा व्यवहार भी कोई उनसे अच्छा नहीं है। जानवरों से बदतर इंसान हो चुका है। बिल्कुल सही। हम जीव दया की बात करते हैं, हम वृक्षारोपण की और पर्यावरण की बातें करते हैं, इसमें हमारा खुद का जो व्यवहार है, जो शक्ल हमने अख्तियार कर ली है, जो रूप इंसान ने बना लिया है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं कि भगवान अगर किसी को बना के सबसे ज्यादा पछताया होगा इस पूरे ब्रह्मांड में, तो वो आदमी है। क्योंकि जहां वो रहता है, जिस जगह वो रहता है, उसने उस जगह का नाश कर दिया। जिन लोगों के साथ वो रहता है, उनके साथ अपने रिश्तों की बैंड बजा ली। हम किसी के साथ भी मिलकर नहीं रह सके। दो पड़ोसी देश लड़ते हैं, दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, दो समुदाय आपस में लड़ते हैं, मांसाहारी शाकाहारी आपस में लड़ते हैं, हजार तरह की नफरतें फैली हुई हैं। जानवरों में इस तरह का कोई देखने को मिलता नहीं। तो मेरे को लगता है कि हमसे वो कई गुना बेहतर हैं। तो आज की सभा के लिए आज के जो दोनों वक्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और हमारी प्रथा के अनुसार हम उनको धन्यवाद के रूप में सल्यूट करेंगे सबके सब साथी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, दोनों जनों का। सब